Unit 1 is information security concerns, second is software vulnerabilities, and third is network security and authentication. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आखिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, modification and misuse of information and destruction. The basic of information security is to deal with protecting data from people or software having malicious intentions. Intentions. In this unit, we will discuss about the factors which are responsible to introduce a threat to organization system and defensive mechanisms which are to be adopted by the organization against them. कहने का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो इंटरनेट या नेटवर्क के वर्ल्ड में हर एक जो बंदा है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर के लिए नेटवर्क से कनेक्ट होता है। बट उसमें कुछ लोग होते हैं जो जिनका पर्पज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन को को जो है को मॉडिफाई करना होता है, उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करना होता है। दिस इज द मेन पर्पज। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी, जैसे एटीएम में आप जाते हो या कैफे में आप नेट बैंकिंग का यूज करते हो तो वहाँ स्क्रीन का क्लोन स्क्रीन बना देते हैं। मीन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक स्पाईवेयर इंस्टॉल होता है, तो जो अभी आप पासवर्ड या जो भी आप यूजर आईडी वगैरह डालते हो सारा जो है उसमें रिकॉर्ड होता जाता है। तो दिस टाइप ऑफ थ्रेट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। So this is all come under the threats। तो इसी के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मेनली जो डेटा होता है उसके तीन का एस्पेक्ट पे काम करते हैं सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CI होता है। C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली तीन वर्टिकल्स पे काम करती है सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड इज इंटीग्रिटी एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी। अब इन टर्म्स को समझते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे एक फिगर में बताया गया है कि फिजिकल सिक्योरिटी का कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। आप किसी भी चीज पे फिजिकल सिक्योरिटी और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सिक्योरिटी। जैसे फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सपोज कि आपका पर्सनल पीसी है जिसमें आपने अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वगैरह जो है कॉन्फिडेंस, जैसे पर्सनल पीसी होता है, मोबाइल होता है, उसमें आपने देखा होगा हम लोग पासवर्ड वगैरह सेव करके रख लेते हैं, राइट? तो जब भी कोई जैसे जीमेल लॉगिन करना है या नेट बैंकिंग लॉगिन करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमें पता है कि ये सिस्टम हम ही यूज कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सेव द पासवर्ड and you know that password is main confidential data, main security parameter। तो इवन जब आप जीमेल को आप एक पर्सनल पीसी पे लॉगिन करो तो आपसे ना वो पासवर्ड पूछता है ना वो ओटीपी आता है, कुछ भी नहीं। जब आप न्यू डिवाइस पे करते हो तो पासवर्ड के साथ साथ फिर एक ओटीपी भी आता है, लेकिन जब आप रजिस्टर्ड डिवाइस से जीमेल लॉगिन करते हो तो कुछ नहीं आता, डायरेक्ट जीमेल डालने पे आपको ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा पीसी है जो आपने उसको सिक्योर ही नहीं कर रखा है, फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने उसको ओपनली डाल रखा है, कोई भी आए कोई भी उसको एक्सेस करे, तो दिस बीच कम्स अंडर द फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे आपका अपना पर्सनल मोबाइल फोन होता है, आप जहाँ जाते हो उसको ध्यान रखते हो, उसमें फिजिकल सिक्योरिटी के लिए उसमें जो है स्क्रीन लॉक लगाते हो, फेस रिकॉग्निशन फीचर लगाते हो, तो ऑल बीच कम्स अंडर द फिजिकल सिक्योरिटी। तो इसी तरह से यहाँ पे अब फिजिकल सिक्योरिटी का नेक्स्ट आता है जब आप मान लीजिए मोबाइल पे आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल तो आपका आपके पास ही है, आप किसी और ने यूज नहीं किया। बट जब आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो उसमें, तो उसमें कोई स्पाईवेयर से कोई आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो उसमें जो तीन पैरामीटर होते हैं, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो, जिस
जिस सर्वर के लिए सबमिट कर रहे हो वो उसी तक पहुंचनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसबीआई की नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, तो एसबीआई की नेट बैंकिंग पे मैं जाके उसके इंटरनेट लॉगिन पे मैं यूजर आईडी पासवर्ड सबमिट कर रहा हूँ। इट मीन्स ये जो खाली जो यूजर आईडी पासवर्ड है ये एसबीआई के सर्वर के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। तो ये इंश्योर करना चाहिए, या ये इंश्योर करता है कि जो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो केवल उसी तक पहुंचे। कई बार हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बीच में जो इंफॉर्मेशन चैनल होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। मीन्स जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है सर्वर तक पहुंचने के सर्वर तक तो पहुंच रही है, आपको तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ये ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी इट रीच टू द सर्वर। देखिए क्या हो रहा है कि जो हैकर है वो आपकी इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, बट वो आपकी जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसको वो देख रहा है, उसको वो रीड कर रहा है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच के अंदर आता है। सेकेंड होती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैं ऑथेंटिकेशन वर्ड और बहुत सी जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। उसी तरह से यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए मैंने पेज की स्क्रीन शेयर की है। यू आर गेटिंग द पेंट स्क्रीन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सौरभ कुमार मंडल, कैन यू एक्सप्लेन क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? हेलो, मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप लोग लॉग इन करके चले जाते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। सौरभ कुमार मंडल, आर यू गेटिंग माई वॉइस? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सर हेलो, आपका साउंड लो आ रहा है। साउंड लो आ रहा है? पहले सही आ रहा था। पहले से ही लो आ रहा है सर। हेलो, अब सुनाई पड़ रहा है आपको? सबको लो आ रहा है? चलिए आप ये क्वेश्चन बताइए, ऑथेंटिक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, कैन यू एक्सप्लेन? अनुभव सिंह राय, बताइए। एच के, ये कल भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, आज क्या है इनका? एच के, एच के, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? यस सर। कल भी आपका यही क्या था, माइक नहीं वर्किंग कर रहा है, आज भी आप यही लिख रहे हो माइक नहीं वर्किंग कर रहा है, वाई?
क्या सॉरी माइक में क्या अभी तो आपने बोला यस सर, तो माइक कैसे काम कर रहा है? Every time you put the excuse, sir, mic is not working. Whenever I ask something from you, you every time you put the same excuse, sir, mic is not working. I will not mark as a present. आज आपकी मैं क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा जब तक आपका माइक नहीं ठीक होता। आप अपना बैठो, केवल आप अटेंडेंस लगाने के लिए आते हो। दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस। एस के पुनीत कुमार, Yes, sir. क्या डिफरेंस होता है? Authentication is when we have to prove that who we are is who we are when accessing something. Okay. Authorization is when we are allowed to access something. या इट इज करेक्ट। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप एसबीआई से पे नेट बैंकिंग करना चाहते हो, तो नॉट ऑल द एसबीआई अकाउंट होल्डर कैन डू द नेट बैंकिंग इफ यू आर ऑथराइज। यदि आपने एसबीआई नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तभी आप जो है आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा और आप उसको यूज कर पाओगे। It is not necessary that all the account holder of SBI can access the SBI net banking. It is only possible whenever when they if they have registered in SBI net banking. ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड डाला है वो आपने सही डाला है कि नहीं डाला है। अगर सही डाला है तब तो आप यू कैन एक्सेस द फीचर। अगर आपने सही नहीं डाला है, गलत डाला है, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको आप ऑथराइज तो हो, आप जो यूजर आईडी पास नेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज तो हो, बट उस नेट बैंकिंग के लिए आप ही वही बंदे हो। ये भी तो हो सकता है कि आपके सिस्टम से कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है या आपका यूजर आईडी पासवर्ड को कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है। तो उस चीज को ऑथराइज करने के लिए ये चेक करते हैं ऑथेंटिकेशन में कि वेदर द सबमिटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। ये होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मीन ये है कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के पहले और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बाद वो सेम रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 5000 रुपीज पड़े हुए हैं, अब आपने जो नेट बैंकिंग की फीस को जो है एक्सेस किया, तो ऐसा नहीं है कि वो 5000 के 7000 बन जाएंगे। वो आप एक्सेस जरूर कर लो, बट 5000 के वो 5000 की रहने चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। दिस इज इंटीग्रिटी। हाँ, ये कि अगर आपने कोई मान लीजिए आपने 1000 रुपीज किसी को ट्रांसफर किए तो वो 4000 शो होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, वैलिड ट्रांजेक्शन की है, देन द अमाउंट कैन बी चेंज, बट विदाउट एनी ट्रांजेक्शन इट शुड बी द सेम। ये होता है सीआईए ट्रायंगल। अब इन्होंने इसी चीज को डेफिनेशन के टर्म्स में समझाया है। तो सुखपाल कौर, कभी कोई आता है। तो इंटीग्रिटी क्या लिखा है? दो सिस्टम विच ऑलवेज प्रोवाइड्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। सेकेंड, कॉन्फिडेंशियलिटी, those unauthenticated
person or software system cannot be able to go through the system and cannot read/view any confidential information. And availability, the system which provide the access on the information stored to its users when they want to. कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए. Privacy. Privacy is a concept applied to an individual. This is the right of an individual to decide what information he wish to share with others or willing to accept from others. अब यहाँ पे नेक्स्ट में बताया गया टाइप्स ऑफ थ्रेड्स. दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. टाइप्स ऑफ थ्रेड. टाइप्स ऑफ थ्रेड में क्या है? Under information security policy, they cover up all issues related to software hacking. Practically, an organization must be ready to handle different types of attacks on the security of an organization. In this section, we will discuss four types of threats for breaching the security of an organization. First is physical security threat. Second is network security threat. Third is software privacy threat. And fourth is पासवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट. फिजिकल सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताया, जो आपका मोबाइल फ़ोन या जिसको भी आप यूज कर रहे हो उसको आप सिक्योर रखो. कोई भी उसको जो है हर एक बंदा उसको ना एक्सेस कर पाए. बेसिकली जो फिजिकल सिक्योरिटी होती है उसमें 4 मेजर कंसर्न होते हैं. पहला होता है इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल थ्रेट मीन्स पावर जो है अप डाउन होने से वो डिवाइस जो है जिसपे आप डाटा आपका सिक्योर डाटा है वो जो डिवाइस जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है. दूसरा इन्वायरमेंटल थ्रेट्स. इन्वायरमेंटल थ्रेट्स का मतलब ये है कि आग कहीं लग जाए या बाढ़ आ जाए या तूफान, इन चीज़ों से आपको डिवाइस को बचानी है. थर्ड होता है हार्डवेयर थ्रेट्स. हार्डवेयर थ्रेट डील विद द फिजिकल हार्डवेयर डैमेज और इट्स थेफ्ट. आप कहीं मान लो अपना पीसी या मोबाइल लेके जा रहे हो, ये वो गिर जाए टूट जाए तो उससे होता है हार्डवेयर थ्रेट. मेंटेनेंस. Maintenance threats may arise from poor handling of electronic components such as poor cabling, poor device labeling, etc. आप मान लीजिए पीसी आप यूज कर रहे हो, उस पीसी को आप कभी साफ ही नहीं करते हो, हीटअप हो गया, हीटअप होने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया, तो दिस इज कम्स अंडर द मेंटेनेंस. उसके नेक्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स. इसमें क्या होता है? पेंसिल नहीं आती है तो पेंसिल कहाँ से आती है?
चलिए, there are many there are many ways by which attackers can invade a network. Each attacker has his or her own bag of tricks that can be used to break the system, break into a system. The basic network invasion involves five main components: re- reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, and covering tracks. It might seem odd to think of the methodology for hackers, but as with anything else, time matters. To the maximize time cost, hackers may follow a similar methodology. कहने का मतलब जो हैकर होते हैं उनके पास नेटवर्क सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए बहुत एक ही ट्रिक नहीं होती, उनका जो ट्रिक का जो ट्रिक होती है वो लॉट ऑफ द ट्रिक्स दे हैव. द फर्स्ट पेज ऑफ दिस मेथोडोलॉजी इज री कॉन assistance phase. In this phase, the attackers try to gain as much information as possible about the target network. There are two primary ways to attacker can do this: one active and passive. The passive attack can often generate a lot of good information about the network the hacker wants to attack. The hacker would often begin by reading through the target organization's website to see if any organization can be gained or look into contact information for key employees, information on other type of technology used in the organization, and other nugget of information which can be used in attack. The company website may be visited thoroughly, or internet search engine can be used in find more information about the network. The attackers may look information in the DNS server and attack the organization. This information provide a list of server. This would provide a list of server and corresponding IP address. Once this can be done, hacker would move to active attacking. क्या समझ में आया? Anybody can explain this para? What is DNS servers? Yeah, okay, DNS सर्वर और चलिए DNS सर्वर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके अलावा क्या समझ में आया? I think it's basically that initially when the hackers try to breach a system, they want to look at the network, the website of the organization, trying to find loopholes to gain हम्म चलिए मैं आपका जो DNS का पहले क्वेश्चन है उसको बताता हूँ. आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है इस समय? black screen. Okay, now Black. now it's पेंट. paint नहीं दिखा है, Black. black. Are you getting the paint? Yes, sir. Now Yes, sir. Now it's it's coming. Okay. Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम. और यहाँ पे दो प्रोटोकॉल काम करती हैं.
ARP और RARP का फुल फॉर्म होता है, ये प्रोटोकॉल है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं तो ये एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो गया। तो ये आपका है। अब उस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे आपको मान लो पेटीएम एक्सेस करना है तो आप पेटीएम को इंस्टॉल करते हो। तो पेटीएम की अपनी जो फंक्शनलिटी है वो उसके ऐप में मिलेगी। इसी तरह से आपको अमेज़न के फीचर चाहिए तो अमेज़न का ऐप इंस्टॉल करते हो। इसी तरह से ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, इसमें 2 प्रोटोकॉल काम करती है। पहला होता है ARP, ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इसका फुल फॉर्म होता है, R का मतलब होता है रिवर्स, और ARP का मतलब वही होता है जो आपने यहाँ पे लिखा, एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब, अब ये काम कैसे करता है, अब मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ। ये मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे क्लाइंट होता है, मान लीजिए 4 सर्वर है। ये 2 क्लाइंट है। एक सर्वर इसमें जीमेल का है, एक इसमें पेटीएम का है, एक इसमें एसबीआई का है, और एक अमेजॉन का है। आपको पता है, ये टर्म पता है आईपी एड्रेस क्या होता है? Sir, it's an address. Internet protocol इंटरनेट address. प्रोटोकॉल सर। नहीं, वो ठीक है, आपने इसका फुल फॉर्म बताया। आई मीन टू से दैट, अगर हम कहते हैं कि अगर मैंने ये कहा कि 191.0.0.51, ये मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा, उसका मतलब क्या हुआ? सर वो डिवाइस Sir, this is डिवाइस आईडेंटिटी। सर एड्रेस it's the internet. It's like the address on the internet, like what you're supposed to type on the internet to find particular ओके, website or server. It is the identity of the control network. So dotted decimal notation. चलिए ठीक है। देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे एक पर्सन होता है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, सुमित। अब इसमें आप मुझे कई तरह से एक्सेस कर सकते हो, बाई फोन, बाई ईमेल, बाई चैट। ओके, तो ये आप मेरे को इन किसी भी मीडियम से एक्सेस कर सकते हो, और ये जितनी भी मेरे एक्सेस करने का जो मोड है, ये सारा वर्चुअल मोड है, हो जाएगा। बट मेरा वर्चुअल मोड है। वर्चुअल मोड का मतलब ये है कि आप ये नहीं पहचान सकते हो कि मैं दिखने में कैसा हूँ। अगर मैंने सपोज कैमरा ऑफ कर रखा है तो आप, मैं दिखने में कैसा हूँ, मेरा रहन सहन कैसा है, मैं कहाँ, या इसमें ये भी हो सकता है कि मैं चाहूँ तो आपसे कम्युनिकेट करूँ और ना चाहूँ तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँ, आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मेरे को जो है फिजिकली, अगर आप मेरे मेरे साथ कुछ भी करना चाहते हो, सपोज करो किसी को जो है मेरे साथ कुछ भी
थ्रेट करना है। थ्रेट का मतलब ये है कि सपोज करिए मेरे को साथ किसी को फाइटिंग करनी है, तो आप बाई फोन, बाई ईमेल, बाई चैट आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है वो वर्चुअल हुआ है, ना कि फिजिकल हुआ है। बट अगर आप, और एक चौथा फॉर्म होता है एड्रेस, मेरा क्या एड्रेस है रहने का वो आपको पता है। तो ये जो सारे मोड है ये सारे क्या है, वर्चुअल मोड है। बट ये जो एड्रेस है ये फिजिकल मोड है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे मैं फिजिकली आपको मिलूंगा, आप मेरे को टच कर सकते हो, देख सकते हो, इवन जो मेरे साथ आपको थ्रेट्स करना है वो भी कर सकते हो। ठीक वही चीज इंटरनेट पे होती है। इंटरनेट में दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है आईपी एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस। और इनमें भी क्या डिफरेंस है ये भी समझ लीजिए, हालांकि ये सब कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। जो आईपी एड्रेस होता है वो वर्चुअल एड्रेस होता है। और जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। क्या दोनों में डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए ये एक एसबीआई की ब्रांच है जो करोल बाग में है, और दूसरी एसबीआई की ब्रांच है वो मुंबई के अंधेरी में है। और यहाँ पे इस ब्रांच में ये चार सिस्टम जो है आपस में कनेक्ट है। ये जो सिस्टम कनेक्ट है लैन के थ्रू कनेक्ट है। और इसी तरह से ये भी जो है यहाँ पे दो सिस्टम है, ये भी लैन के थ्रू कनेक्ट है। अब इस ब्रांच को इस ब्रांच से कम्युनिकेट करना है तो ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। तो मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे ये डिवाइस आपकी है तो इस डिवाइस का भी एक अपना एड्रेस होगा, उसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। और जब जब ये पूरा नेटवर्क, इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे क्लास में जो स्टूडेंट होता है वो दो तरीके से पहचाना जाता है, बाई नेम उसको पहचाना जाता है और बाई रोल नंबर। ओके, अब मान लीजिए आप इग्नू में जो है कोर्स कर रहे हो, तो आपको जो भी इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर है इग्नू उससे पहचानती है, नाम से आपको नहीं पहचानती। क्यों? क्योंकि नाम तो ये भी हो सकता है कि अमित नाम के दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर होता है वो आपका यूनिक नेम होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो रोल नंबर है वो आपका एज आईपी एड्रेस है, और जो बाई नेम है वो आपका मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस मतलब कि आपके जो लोकल स्टडी सेंटर है वहाँ आप नाम से पहचाने जा सकते हो, जा रहे होगे, जा रहे होगे। तो इसी तरह से जो बाई नेम जो आपको पहचाना जाता है वो आपका मैक एड्रेस है, और ये केवल आपका जो लोकल स्टडी सेंटर है वहीं पे आपको उस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। इवन जब लोकल स्टडी सेंटर में भी सेम नाम के दो बच्चे हो जाते हैं तो उनको या तो फिर अमित 1 अमित 2 बोलते हैं, या फिर उनको इनरोलमेंट नंबर से ही कॉल करते हैं, या अमित 1 फादर ऑफ दिस, अमित 2 फादर ऑफ दिस, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो रोल नंबर है वो आपका आईपी एड्रेस है। ये एक यूनिवर्सल होता है जो पूरी यूनिवर्सिटी में आपको इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट जो मैक एड्रेस होता है वो आपका लोकल एड्रेस होता है। एक एक चीज और आपको बता दूं, जो जीमेल होता है वो जीमेल दोनों चीजों को वेरीफाई करता है। आपने देखा होगा कि जब आप जीमेल पे अपने जो पर्सनल कंप्यूटर है उस पे, उसके अलावा आप किसी भी और अन्य सिस्टम से जब आप एक्सेस करते हो जीमेल को, तो इट आल्सो आस्क द ओटीपी। क्यों? वो ये पूछता भी है, वो आपको जो है सिक्योरिटी में एक मेल भी आता है कि इस आपकी जो जीमेल की आईडी है वो आपको इस सिस्टम में इतने बजे यहाँ से एक्सेस किया गया है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जीमेल में आपका यूजर आईडी पासवर्ड तो आप वही यूज कर रहे हो जो आप पर्सनल पीसी पे कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम या मोबाइल चेंज करते हो तो वो आपसे पूछता है कि क्या ये आप जिस डिवाइस से रजिस्टर्ड कर रहे, जिस डिवाइस से एक्सेस कर रहे हो ये आप ही हो, या ये डिवाइस आपके द्वारा यूज की जा रही है, समवन एल्स इज नॉट यूजिंग योर आईडी ऑन अदर डिवाइस। तो जीमेल जो है, इसीलिए आपको पता होगा पहले याहू, हॉटमेल, बहुत सारी ईमेल आईडी चलती थी, बट जीमेल ये कॉन्सेप्ट लाया कि वो डिवाइस वेरिफिकेशन भी करता है और
यूजर आईडी पासवर्ड तो करता ही करता है। तो ये सारी चीज अभी हम डीएनएस को समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डीएनएस के टॉपिक से हट गए हैं। आई एम गोइंग ऑन द दैट टॉपिक, बट वहाँ पे अगर मैं आपसे मैक एड्रेस बोलूंगा तो आप फिर उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने ये चीजें पहले क्लियर की। तो अब होता क्या है, अब बात को समझिए। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आईपी एड्रेस, व्हाट इज द मैक एड्रेस, ये आपको समझ में आ गया। अब करता क्या है कि जैसे मान लो मुझे इस क्लाइंट ने जीमेल एक्सेस किया, इस क्लाइंट ने, तो इसने क्या लिखा अपने पीसी पे www.gmail.com, और इस क्लाइंट ने सपोज करो अमेजॉन एक्सेस किया, तो इसने लिखा www.amazon.in। अब होता क्या है कि जैसे जैसे अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे आप यूनिवर्सिटी में कहो कि मुझे अमित का रिपोर्ट कार्ड चाहिए या अमित का रिजल्ट चाहिए, तो यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई अमित कौन है, वी डोंट नो, अमित तो ऐसे हजारों है। जब तक आप जैसे आपका रिजल्ट आता है, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, तो आप जब तक इनरोलमेंट नंबर नहीं डालते हो तब तक आपको साइट पे अपना रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक वही, अब आपने जीमेल तो डाला, क्लाइंट ने जीमेल लिख दिया, लेकिन जब क्लाइंट इसको नहीं समझ पा रहा है कि जीमेल क्या बना है या amazon.in क्या लिखा है। क्लाइंट का मतलब जिस ब्राउजर पे आपने लिखा है वो उसको नहीं समझ पा रहा है कि ये मुझे इस रिक्वेस्ट का क्या करना है। तो यहाँ पे जो है डीएनएस की एआरपी प्रोटोकॉल काम करती है, और एआरपी प्रोटोकॉल जीमेल का जो जीमेल से रिलेटेड आईपी एड्रेस है उसको जो है निकालती है। भाई जीमेल का मान लो आईपी एड्रेस है 191.254.32.37, और इसी तरह अमेजॉन का आईपी एड्रेस है मान लीजिए 192.250.31.34। तो जो डीएनएस प्रोटोकॉल है वो ये करती है कि जो भी यूजर ने एड्रेस टाइप किया है वो जो है डायरेक्ट आप जो है एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू वो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है। अब क्लाइंट समझ गया कि भाई ये आईपी एड्रेस है और ये इसका आईपी एड्रेस है, वो इस आईपी एड्रेस वाले सिस्टम को आपकी रिक्वेस्ट भेज देगा। अब क्या करेगा, मान लीजिए ये जीमेल का सर्वर है जिसका एड्रेस है 191.254.32.37, अब वो इसकी रिक्वेस्ट को कहाँ भेज देगा, इसके पास भेजेगा, क्योंकि अब क्लाइंट को पता है कि मुझे किस आईपी पे भेजना है। इसी तरह से इसका जो है रिक्वेस्ट को वो अमेजॉन वाले सर्वर पे भेजेगा। तो ये तो काम हो गया डीएनएस प्रोटोकॉल, डीएनएस में एआरपी का। अगर जो है यूजर डायरेक्ट यही टाइप कर दे तो वहां पे एआरपी प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ऐसे तो हम जीमेल है, अमेजॉन है, या कोई भी हम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे कहूँ कि मैं जीमेल को आप आईपी एड्रेस से टाइप करो, तो एक वेबसाइट का तो आप आईपी एड्रेस याद कर सकते हो, बट सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस 10 वेबसाइट, तो क्या आप याद कर सकते हो 10 लोगों की 10 वेबसाइट का अलग अलग आईपी एड्रेस डाल सकते हो? नेवर पॉसिबल। इवन कई बार हम अगर 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर होते हैं वो तो हमको याद होते हैं, लेकिन अगर हमें काफी सारे मोबाइल नंबर पे कॉल करनी होती है तो फिर उसको हमें कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में जाके देखना पड़ता है। तो ये हो गया डीएनएस प्रोटोकॉल। अब मान लीजिए अब मैं डीएनएस में ईआरपी का काम ये होता है, सिंपल अगर आप बात करो तो जो डीएनएस होता है उसका काम ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है डोमेन का क्या नाम है उसको उसके सिस्टम से कनेक्ट करना। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये जो आप जैसे जीमेल लेते हो, अमेजॉन लेते हो, ये डोमेन नेम है। तो डोमेन का जो नाम है उसको उसके सर्वर से कनेक्ट करना और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो डोमेन तक पहुंचाना, ये काम होता है डीएनएस का। इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल काम करती है। अब क्या हुआ, अब मान लो आपने जीमेल पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, वो यहाँ पे गया, अब जीमेल के सर्वर पे चेक हुआ, चेक होने के बाद आपने कहा कि भाई, इसने कहा अरे पासवर्ड तो गलत है, तो ये क्या करेगा, अब अगेन भाई ये क्या करेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे मैसेज देगा पासवर्ड गलत है, तो पासवर्ड गलत का मतलब 0 का सिग्नल दे देगा प्लस आईपी एड्रेस दे देगा जिस आईपी से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है। मान लीजिए इस आईपी से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, ये सपोज करो इसका है 102 + 37 + 64 + 101, ये है। तो ये 0 का सिग्नल और इसके साथ 102.37.34.121 ये मैसेज अटैच करके इसको भेज देगा। तो यहाँ पे क्या है, अब आरएआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगी, आरएआरपी प्रोटोकॉल ये करेगी
कि जो ये आईपी एड्रेस है इसको कन्वर्ट करेगी क्लाइंट के लिए और फिर वो 0 का सिग्नल इसको पहुंचा देगी। 0 का मतलब हो गया जो इंफॉर्मेशन दी है वो इनवैलिड है। तो इस तरह से क्लाइंट को मैसेज मिल जाएगा कि जो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दिया है वो गलत दिया है। तो ये टोटल रोल होता है डीएनएस का। अब इसमें होता क्या है, अब जो आप इसमें जो नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीच होने का कॉन्सेप्ट है, ब्रीच होने का कॉन्सेप्ट ये होता है कभी भी जो डाटा जो नेटवर्क में जाता है वो ऐसे नहीं जाता है, वो क्या होता है एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, एक कोड के फॉर्म में जाता है। तो जो हैकर होते हैं, हैकर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोड कोड गया, आपने मान लीजिए यूजर आईडी डाला 2345, ये यूजर आईडी हो गया, इंक्रिप्टेड हो गया, पासवर्ड हो गया 1732 और उसके बाद ये आईपी एड्रेस हो गया 191.254.32.37, ये आईपी एड्रेस हो गया। तो हैकर क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद इसका क्या करते हैं, अगेन इस कोड को जो है डिकोड करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो है ये जो इंफॉर्मेशन थी ये किस सर्वर पे जा रही थी, और जब उसे सर्वर पता लग गया तो वो उस पर अटैक कर सकता है। अल्टीमेटली कोई भी आपको, मान लो मैं जिस पीसी से आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप इस पीसी की अगर कोई फाइल एक्सेस करनी है नेट के थ्रू, तो जब तक आप मेरा पीसी किस आईपी पे कनेक्ट नहीं है तब तक आप जो है उसको नहीं पहचान सकते कि किस आईपी से मेरा पीसी कनेक्ट है, और जब तक आपको आईपी नहीं पता लगेगी तब तक आप मेरा पीसी फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे एनीडेस्क होता है, एनीडेस्क क्या करता है, वो यही करता है, एक कोड जनरेट करता है, तो वो यही बताता है कि ये वाला पीसी, वो कोड तो हम, वो तो एक कोड जो है 4 या 5 डिजिट का एक सिंपलर फॉर्म हो जाता है। तो वो कोड हम जब शेयर कर देते हैं तो कोड शेयर करने से क्या होता है, दोनों सिस्टम की आईपी कनेक्ट करता है, जिससे हम उसका जो है फिजिकल, आप कहीं भी बैठे होते हो दूसरे सिस्टम का आप जो है फिजिकल एक्सेस ले लेते हो, ये होता है। तो आई होप कि जो ये राम कहानी लिखी है ये आपको क्लियर हुई है। तो जब भी आपको जो है फिजिकल रिकॉग्निसेंस का मतलब ये होता है कि जैसे जो चोर होता है या डकैत होता है उसे डकैती डालने के पहले आपने देखा होगा वो रेकी करते हैं, मतलब कि एक ये देखते हैं 3-4 दिन हफ्ते भर से वाच करते हैं कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटी किस टाइम पे होती है। फिर उसको जब वाच, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, कोई बड़ी चोरी होती है या कुछ होता है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, पहले उसकी क्या होती है, वाच होता है, मॉनिटरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं रेकी करना। जैसे इंडिया में ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पहले क्या किया, ड्रोन के थ्रू सारा जो है रफ स्ट्रक्चर कलेक्ट किया, कहाँ क्या आतंकी अड्डे हैं, कहाँ क्या है, फिर उसके बाद जो है अटैक किया। तो कोई भी आप चाहे कोई भी थ्रेट भी होता है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, पहले क्या होता है उसका जो है री असेसमेंट किया जाता है कि बंदा क्या एक्टिविटी किस टाइम पे कैसे करता है, फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी क्या है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी थ्रेट। ये कौन है, ये बार बार स्टूडेंट जो है कभी आ जाता है कभी चला जाता है, सुखपाल कौर। आप 4-5 बार, आपने 4-5 बार मीटिंग ज्वाइन की है, उसके बाद आप स्किप कर जाते हो। सॉरी सर। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है इसको रीड कीजिए स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हेलो सुखपाल कौर, यस सर, सर विजिबल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, यस सर, स्क्रीन। देखता हूँ। Now it is visible. नाउ सर, नाउ विजिबल। यस Okay, सर। read Read. paragraph. Yeah. Yes sir. Software security threats, information security. The most sophisticated threat to information systems is from the malicious software or malicious program.
These software programs can carry harmful damage to an organization's data, and these software without the knowledge of the users on these systems they execute on. These programs mostly are deliberately written by professional intruders called hackers, and their motive to carry maximum damage to an organization's data. The most well known of all types of malicious programs are viruses. A virus is a program code that has both the ability to replicate itself as well as attach itself to other programs. Viruses exploit the details of vulnerabilities of the particular operating systems and particular hardware platform in order to carry out their work. A virus infected program can be categorized into different phases. The first of these is dormant phase. Here, the program just contains a copy of the virus code. When the program, yes, sir, further also, Yeah, explain this paragraph. so full paragraph. हाँ, जो भी आपने समझा फुल पैराग्राफ का मतलब जो भी आपने इस पैराग्राफ की क्या समरी ली, जस्ट एक्सप्लेन इट. So according to me, in this paragraph, it is written that the yani ki, virus is the threat to all the software programs. It can damages the software which is used in an organization as a software programs. The well title. Here, virus also act as a program code that has an ability to exploit the details of written in a particular data, which is in an operating system. Right, sir? तो आपने कुछ एक्सप्लेन कहा कि आपने तो वही पढ़ दिया, कोई एग्जांपल ले गया जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कुछ एक्सप्लेन करिए ना. So today is my first class, no, so that's why. सॉरी. Today is my first class. देन हर एक सब्जेक्ट का पेपर भी एक ही बार होता है, फर्स्ट टाइम भी होता है क्या? उसको बार-बार अटेम्प्ट करती हो? No, sir, first time. तो फिर कि आप ये कह रहे थे दिस इज माय फर्स्ट टाइम पेपर, तो नहीं हो पाएगा. Yes. तो इसमें जो हैकर्स होते हैं दे एनीबॉडी एल्स वांट टू एक्सप्लेन? Someone else want to explain? Sir, software security threat, as the name indicates, is a software itself, just like any other executable files or softwares that we are used to. But in this type of softwares, actually, in the foreground, maybe it looks different, but in the background, they are attacking sensitive information, or they may be altering the existing program in our hard disk. So that will cause a problem in functioning, or maybe in like authorization, etc. ओके, और फिर कुछ एक्सप्लेन करेगा? Sir, system like the software security threats, they work in like they don't. The hackers have they don't actively try to hack into the computer, or over here they send out a software which attacks the computer from inside. Okay, now I am going to explain. Basically, software security threats का मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है, the most sophisticated threat of information system is from the malicious software or malicious programs. These software programs carry harmful damage on the organization data and the software without knowledge of the user on the system they
execute on. These programs mostly are deliberately written by professional intruders called hackers, and their motive to carry maximum damage in the organizational data. देखिए दो तरह का से अटैक होता है। पहला तो होता है, आपको पता है कि जो एंटीवायरस होते हैं वो एंटीवायरस कंपनी क्या करती हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। जो कोरोना था, कहा जाता है कि जो कोरोना था वो चाइना ने जो है आजकल जो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पहले क्या होता था, टेररिस्ट अटैक किए जाते थे किसी देश की इकोनॉमी को जो है फेल करने के लिए। आजकल दूसरा कॉन्सेप्ट चला है। आजकल क्या होता है कि टेररिस्ट अटैक ना करके जो बायोलॉजिकल अटैक किए जाते हैं। बायोलॉजिकल अटैक का मतलब ये है कि जैसे कोई वायरस है, कोई इस टाइप का जो है सर्कुलेट किया जाता है। अब जैसे कोरोना की बात करते हैं, कोरोना जो है चाइना ने जो है कोरोना जो है स्टार्ट किया था। हुआ बेसिकली जो हर एक कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। सुपर पावर बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो अपने आप को ग्रो करना, या दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरी कंट्री को जो है डाउन कर दो तो आप अपने आप ग्रो कर जाओगे, राइट। जैसे जनरली क्या होता है कि जो हम लोग नेबरहुड में जो हम लोग के नेबर्स होते हैं वहां पे भी ये होता है कि जब एक बंदा या तो अपने आप को ग्रो करने की सोचता है, या दूसरा वो ये सोचता है कि कैसे हम दूसरे को नुकसान पहुंचाए कि वो हमसे नीचे हो जाए। जब एक बंदा नीचा हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे दो तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपका सिस्टम है उसको उसको मैक्सिमम जो है डैमेज किया जाए। डैमेज जैसे आपने ट्रेजन हॉर्स का नाम सुना होगा। ट्रेजन हॉर्स एक वायरस है। वो क्या होता है, जितनी भी एचटीएमएल फाइल होती है उसमें एडिशनल कोड जोड़ता जाता है, और वो जो है बहुत बड़ा कोड होता है, जिसकी वजह से सिस्टम हैंग होने लगता है। अब जैसे एंटीवायरस जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, पहले एक वायरस बना, कोई भी कंपनी जो एंटीवायरस बना रही होती है वो पहले उसका उसका पहले काम क्या होता है, वायरस डेवलप करना होता है। वो उस वायरस को जो है इंटरनेट के थ्रू जो है स्प्रेड आउट करते हैं, ताकि जो जब सिस्टम डैमेज होंगे तो लोग ढूंढेंगे कि भाई इस वायरस से बचने के लिए हमें कौन सा एंटीवायरस खरीदना चाहिए। उसके बाद होता है कंपनी अपने एंटीवायरस प्रोडक्ट को पॉपुलर करती है, ताकि लोग जो है उस वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस खरीदे। तो ये मेन पर्पज होता है आपके सिस्टम को डैमेज करने का, कि आपका सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो और फिर आप एंटीवायरस परचेज करो। और दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो हुआ सिस्टम को डैमेज करना, दूसरा तरीका क्या हुआ, आपने आपके सिस्टम से जो कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट करना। जैसे आप देखते होंगे कि जो बहुत सी गैम्बलिंग की साइट्स होती हैं वो सबसे पहला काम ये करती हैं कि आपकी सिस्टम में आके वो कहती है एक्सेप्ट अलाउ ऑल कुकीज, या आप जितने भी जो ऐप आते हैं उनमें सबसे पहले पूछता है वो allow to permit, allow to read the information, allow to access the camera, all these। अब जैसे आपने तो क्या होता है, जब हम अलाउ कर देते हैं तो मैसेज आपका रीड कर सकता है। अब जो है मैसेज रीड करने की वो परमिशन क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी आप नेट बैंकिंग करते हो तो नेट बैंकिंग के साथ में मोस्टली क्या होता है, एक ओटीपी आता है, और ओटीपी आपके मैसेज पे आता है। जब तक आप मैसेज अलाउ की परमिशन थर्ड पार्टी ऐप को नहीं दोगे तब तक वो मैसेज रीड नहीं कर पाएंगे। मैसेज रीड नहीं कर पाएंगे तो आपका ओटीपी भी रीड नहीं हो पाएगा। जब आप मैसेज रीड की परमिशन दे देते हो तो यूजर आईडी पासवर्ड तो ऑलरेडी उसने जो है ट्रैक कर रखी होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन वो तो हर बार मतलब मोस्टली सेम रहती है, लेकिन हर बार ओटीपी चेंज होता है। जब आप मैसेज रीड की परमिशन देते हो तो वो ओटीपी भी आपका रीड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी या सॉफ्टवेयर थ्रेट्स होता है। क्या नेक्स्ट है पासवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट, पढ़िए इसको। अभी कौन पढ़ रहा था? Sir Supal Kaur. आप पढ़िए। Authentication is the process of determining whether a user is the one who he or she says he or she is, based on the information such as user ID, password, source, network address, or called ID number from which he and she is connecting. Most servers of various kinds provide their own built-in authentication. So screen is gone. और The screen is not visible. It is black. ओके,
Now check it. अब क्या आ रहा है? It is not visible, yes, sir. Most servers of various kinds provide their own built-in authentication. This consists of a user and a password list sorted locally. The built-in authentication may range from simple names and passwords stored in clear text form to an encrypted set of information that then points to another set of encrypted data elsewhere on the same system. However, the results are generally the same. The very first point, the user connects to the server and requests a connection. The second, the server asks for authentication data. The third, the user sends a user ID and password. Fourth, on more secure systems, this information is encrypted before it is sent, but for many system authentication information is sent as clear text. The server compares the password received to the locally stored authentication data and tries to find a match. Sir, sixth point is not visible, sir. 1 minute. Sir, what? 1 minute. Please scroll the previous page. Yeah. Yes. Sir. If there is a match, the user is granted access to the system. बस Using the ओके yes, sir. नहीं इसको नहीं ये तो मिल गया बताइए क्या समझ में आया पासवर्ड सिक्योरिटी से Yes, sir. So we have to log in with the help. Every software provider user ID and password for safely login. If we are using wrong password, we will not get an access to it. So these are the steps which we do while using a login ID. I mean, while logging, using a password to enter into a system. So encrypted means is visible, which we Yeah. can read. No, encryption is a type of code which we cannot. It is in a coding form. Yes, sir. या Yes, sir. And देखिए दो दो टर्म होते हैं जैसे encryption. इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसे आपने देखा होगा किसी भी जगह पे आप पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड एक्चुअल नहीं शो के वो एस्ट्रिक फॉर्म में दिखाई पड़ता है तो इसी तरह से जब नेटवर्क में डेटा जाता है तो वो कोई पासवर्ड तो आपको खाली स्क्रीन पे ही जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाई पड़ता है कोई भी डेटा इवन आपका नाम है रोल नंबर है कुछ भी है आपने देखा होगा दो तरह के डोमेन होते हैं एक होता है HTTPS और एक होता है HTTP तो HTTPS का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर्ड लेयर तो इसीलिए HTTPS डोमेन लेना चाहिए HTTPS में क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है जिससे जो है डेटा हैक होने के चांसेस कम से कम रहते हैं इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जैसे आप पासवर्ड डालते हो तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं जस्ट डिस्कस दैट स्टेप्स यस सर फिर से वही सब रिपीट किया फिजिकल सिक्योरिटी के जो हम लोग कर चुके हैं ये एक पॉइंट और देख लिया different types of security measures आप पढ़िए इसको Different types of security measures. The measures for the data protection taken by an organization reflect its awareness and attitude towards information and information technology. The management should consider information as an important resource and get involved in securing essential information of the organization. One of the best and first steps in ensuring data security is to create awareness and develop a culture within the organization towards the ways in which information can be lost or altered and what would be the consequences of such an occurrence to the organization and individuals. All other steps which can be taken are
The very first step is information technology IT planning. The organization must decide on a policy for introduction of IT. This must be done at the highest level and should address such issues such as the level of protection for various aspects of information relating to the organization, selection of technology, keeping in mind so what is that? Obsolescence due to new innovations and necessity for keeping in step. Identification of points of exposure of weak links to device means to plug them. Physical protection of machine and media. Control and monitoring the access to Okay, data. okay, okay, fine. देखिए कोई भी जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर जो पढ़े फिजिकल थ्रेट्स और सॉफ्टवेयर थ्रेट्स, उससे जो है बचने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। सबसे पहला तो जो सिक्योरिटी मेजर्स होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स रखती है। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कीपिंग इन माइंड ऑब्सोलेंस ड्यू टू न्यू इनोवेशन एंड नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन स्टेप। कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें जिसमें कम से कम सिक्योरिटी थ्रेट्स हो। जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उनमें कम से कम सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है। मार्केट में ये चीज़ चेक करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम लोग जब मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो एंड्रॉयड का जो है जो भी वर्जन होता है वो लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जो भी कंपनी होती है, ऐप होती है, वो बाद में अलग-अलग वर्जन रिलीज़ करते रहते हैं। क्यों वो अलग-अलग वर्जन रिलीज़ करते हैं? उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर कोई फंक्शनैलिटी अपग्रेडेशन होता है वो उस वर्जन में आता है, प्लस उसमें सिक्योरिटी भी। कई बार आपने देखा होगा आप जो नया अपडेट इंस्टॉल करते हो उसके बाद उसके फीचर में कोई चेंज नहीं होता है, तो आप सोचते हो कि ये हमने क्यों इंस्टॉल किया, बट उसका इंस्टॉलेशन का पर्पज ये होता है कि वो सिक्योरिटी वाइज, इंटरनल सिक्योरिटी वाइज उसको इनहेंस किया गया होता है। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ exposure to weak links to device means to plug them. Identification of points of exposure to weak. हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द एक्सपोजर ऑफ वीक लिंक। कहने का मतलब ये है कि उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वीक लिंक्स। का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे कंपनी में कोई भी कंपनी होती है उसमें 3-4 तरह के एम्प्लॉयज होती हैं। पहला तो क्या होता है कंपनी का मैनेजमेंट होता है। दूसरा क्या होता है कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जो उनको जो जिनका सारा डिटेल कंपनी के पास होता है। तीसरा होता है कुछ वेंडर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी रन कर रहे हो जिसमें 250 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब वेंडर्स क्या होते हैं, कोई सिस्टम जो है खराब हो गया या किसी सिस्टम की हार्ड डिस्क को चेंज होना है, अपडेट होना है, तो वो क्या होता है वेंडर्स होते हैं। तो वेंडर्स जो है वो कंपनी के पेरोल पे नहीं होते हैं, वो एक क्या होता है थर्ड पार्टी। जैसे मान लीजिए मैंने जो है अपनी जो एमसी ले रखी है वो किसी एबीसी कंपनी से ले रखी है। तो एबीसी कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो जब तक आप अपनी कंपनी में एंट्री नहीं दोगे तब तक वो कैसे करेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए घर में एसी लगवा रखा है। अब एसी की जब सर्विसिंग होती है तो आप किसी न किसी मैकेनिक से कांटेक्ट करते हो। तो मैकेनिक अगर आपकी जब एसी की सर्विसिंग करने आता है तो उस समय क्या होता है, उस समय वो आपके घर के अंदर जो है एंटर करता है। उस समय आपको जो है इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि मतलब उसके आसपास ही रहना पड़ता है ताकि वो और जो एसी से रिलेटेड काम है केवल वही करे, उसके अलावा और कोई चीज़ ना टच करे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ वीक्स, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जो जहाँ से हमारा डाटा या जो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। जैसे घरों में क्या होता है काम वाली लगाते हैं तो वहाँ पे भी होता है कि कई बार हमारा सामान वगैरह गायब हो जाता है। ये सब जो है सिक्योरिटी ब्रीच के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ मशीन एंड मीडिया, ये मैंने आपको बताया। आपने जो जिस मशीन या जिस लैपटॉप से आप काम कर रहे हो उसको आपने धूप में रख दिया, बारिश में रख दिया या ऐसे खुला रख दिया, कोई भी एक्सेस कर रहा है तो वो हो गया फिजिकल प्रोटेक्शन। There are 4 time honored principle to ensure security and recovery
इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल है जिससे हम सिक्योरिटी और रिकवरी मेंटेन कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंट, दूसरा है डिटेक्ट, तीसरा है मिनिमाइज डैमेज एंड फोर्थ वन इज रिकवरी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजेंद्र शर्मा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Read this para. There are 4 time Yes, honored. sir. Yes, sir. Yes. There are 4 time honored principles for ensuring security and recovery in case of ये क्या रहा है सर, एक मिनट थोड़ा सा, ब्रांच ऑफ सिक्योरिटी सर। जो पहला पॉइंट है सर वो है प्रिवेंट। द बेस्ट मेथड इज ऑफ कोर्स स्टॉपिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ सिक्योरिटी ये बिफोर कौन सा पढ़ दे रहे अकर। हो? लिसन, कौन आप सा कौन सा बोल रहे पढ़ने हैं? लगे? पहला तो ये पॉइंट पॉइंट है ना प्रिवेंट है। प्रिवेंट, प्रिवेंट ये ही बोल पॉइंट प्रिवेंट। हाँ प्रिवेंट ही बोला था सर। ओके। हाँ सर, prevent. The best method is of course stopping all branches of security Sorry to before interrupt. they occur. That is Sir. briefing. हाँ क्या कह रहे हैं बताइए? Need to know policy is an offshoot of principle of prevention sir. Second point है sir detect में however one may try to ensure its total security is almost impossible. The next principle therefore is that you must be able to detect branches to security whenever they occur within the shortest possible time. This help in damage assessment and also in cursor हटाइए थोड़ा सा, devising further preventive measures sir. तीसरा है सर C, minimize damage. The aim here is to contain the damage when losses occur to reduce the adverse effect of such damage sir. D है recovery. There must be enough resilience in the system to recover the losses damage and become functional by resuscitating the status at the earliest sir. We would now look at the various measures available to the PC user to ensure security of machines and data relating to the principles enumerated above sir. हाँ हेलो, हाँ सर, डन। हो गया सर। कैन यू एक्सप्लेन? सर एक मिनट में तो दोबारा पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। सर नीचे कीजिए ना थोड़ा सा सर, स्क्रॉल नीचे सर, एक मिनट सर। सर समझ नहीं आ रहा है सर। चलिए मैं हाँ सर, आपको एक्सप्लेन करेगा इसको। ये तो बहुत सिंपल है। Yeah, 4 time honored principle for ensuring security and recovery. 4 मेन प्रिंसिपल है। पहला है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या है? द बेस्ट मेथड is of course stopping all breaches of security before they occur. Need to know policy is an offshoot of the principle of prevention. कहने का मतलब ये केवल आप उसी को अपना सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन दे जिसको आप जानते हो। किसी अननोन व्यक्ति को आप अपना सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन ना दें। सेकेंड, डिटेक्ट, however one may try to ensure it total security is almost impossible. The next principle therefore that you must be able to detect breaches to security whenever they occur within the shortest possible time. This helps in damage assessment and devising further preventive measures. कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है जो 100% सिक्योर हो। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपके पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि जो आपको पता करे कि जिससे आपको पता लगे कि
हमारी जो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ब्रीच हुई है, तो आप उसको कम से कम समय में पहचान पाओगे और नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर के लिए आप उससे उससे रिलेटेड आप प्रिवेंटिव स्टेप भी ले पाओगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जीमेल यूज कर रहे हो और किसी हैकर ने आपका जीमेल जो है, ट्विटर में तो ये एक बार मेरे साथ भी हो चुका है किसी हैकर ने जो है आपका जीमेल जो है हैक कर लिया है। तो अब उसको जो है सबसे पहला तरीका क्या होता है, जीमेल अगर आपका हैक हुआ है तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप उस जीमेल का जो पासवर्ड चेंज कर दो। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज कर दोगे तो जो है जो दूसरे सिस्टम में लॉगिन हुआ है वो क्या होगा, वो लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद वो अगेन पासवर्ड मांगेगा, तो जब पासवर्ड मांगेगा तो हैकर क्या होगा, हैकर के पास वो नया पासवर्ड होगा नहीं और वो जो है लॉग आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे हर जगह मैकेनिज्म होती है कि आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसको असेसमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, और असेसमेंट करने के साथ साथ फिर नेक्स्ट टाइम ना हो ऐसा, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप लीजिए। मिनिमाइज डैमेज, ये तो वही चीज़ है कि मतलब कि कम से कम डैमेज, कोई भी चेंज हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसके लिए डैमेज कम से कम हो, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप लीजिए। रिकवरी, रिकवरी का मतलब क्या है, देयर मस्ट बी इनफ regulation regulations in the system to recoup the the lost damage and become functional by reinstating the status of the earliest। रिकवरी का मतलब ये होता है, दो तरह की रिकवरी होती है। कई बार क्या होता है कि आपके सिस्टम में किसी मेलवेयर या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डैमेज हुआ है या जो है फिजिकल डैमेज हुआ है। अगर फिजिकल डैमेज हुआ है, मान लो आपका सिस्टम है वो पानी में भीग किया है, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी आप उसके लिए रिकवरी कर सकते हो उसको जल्द से जल्द सुखाइए, तो उसके बाद जो है उसको किसी स्पेशलिस्ट मैकेनिक को दिखाइए। और अगर सॉफ्टवेयर टर्म्स में है रिकवरी, तो सॉफ्टवेयर में क्या है, मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई फाइल करप्ट हो गई है तो उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिए। ये सब उसमें रिकवरी में आती है। अब इन्होंने वही बात है, फिजिकल सिक्योरिटी फिर से लिखी है, तो आपको पता ही है कि जो फिजिकल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसमें इन्होंने ये बताया कि धूप से दूर रखना चाहिए, आग से दूर रखना चाहिए, ये सब कॉमन बातें हैं। ये इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़िए इसको। मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। अनुभव सिंह पढ़िए। अनुभव सिंघा है क्या है? अनुभव सिंह पढ़िए। Should I read? Software security, as is apparent from the view. थोड़ा लाउड पढ़िए, थोड़ा सा लाउड पढ़िए। Hardly any security provided on the PC. There are some measures you can take to ensure that data is not corrupted or modified by unauthorized users and to reinitiate the database to its known status in case this happens. And these are: use original software for operating system, compilers, or software packages. You may have to pay for it, but you can then be sure that it would be bug free, also known as licensed software. Use correct procedures for shutting down the PC so that all files, etc., would be properly closed. If you develop your own applications, introduce passwords to access your application. These passwords should not be visible on the screen when keyed in. Keep backups of all your files. Whenever you operate on any file, especially in updates
or append or alter mode. If you have to use your own programs, they should include a copy procedure. This ensures that a backup of your data files would always be automatically taken. सर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का जो पार्ट है मैं उसको पढ़ लिया आफ्टर पेज अप टू पेज 12 should I read the next part, network security? Hello. hello. Sir, should I read the network security part? I have completed the software security part. Reading. Done. Yes, sir. Can you explain? Sir, basically they are saying that in order to ensure that our system stays secure, we have to ensure that the software that we are using in our computers, that software should be original. They should be licensed software. They should not be pirated or they should not be downloaded from the internet, because those software which we download from the internet, they are most likely to contain harmful malicious files or malwares, viruses, etc. We should ensure that when we shut down our PC, all the files, all the things that we are working on, they should be properly closed. And if we create our applications, we should have a password mechanism, so that when we are using that application, we are putting in the password. And when we are not using the application, if somebody else is trying to use that application, they also have to put in a password. So it's an additional security basically. And lastly, they are also saying that to keep a backup of all the files that we are using, so that if our system fails by any chance, then we can have a copy of the data which we are keeping a backup, so that we can get back or retrieve the data that we are using. Okay. That's also about software. Okay. Okay. देखिए क्या बोल रहा है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। पहला तो ये है कि यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर्स और सॉफ्टवेयर पैकेजेस। You may have to pay for it, but you can then be sure that it would be a bug-free no-net license software। पहला तो ये है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करो लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करिए, क्रैक या क्रैक वर्जन मत यूज कीजिए। यूज करेक्ट प्रोसीजर्स फॉर शटिंग डाउन द पीसी टू so that all files etc would be properly closed। पीसी को प्रॉपर शट डाउन कीजिए, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने प्लग ऑफ कर दिया पीसी बंद हो गया। उसके बाद if you develop your own application, introduce password to access your application। These password should not be visible on the screen when keyed in। जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन बनाओ या अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाओ तो वो सॉफ्टवेयर में पासवर्ड डालने का प्रोविजन जरूर रखिए और साथ में वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो स्क्रीन पे ना दिखे। Keep backup of all files whenever you operate on any file। If you have any own program, they should include a copy procedure। This ensure that a backup of your data file would always be automatically taken। कहने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम आप बैकअप लेते रहिए और अगर आप कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें भी बैकअप लेने का प्रोविजन जरूर बनाइए। जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में क्या होता है आप ऑटोमेटिक बैकअप सेट कर दीजिए, मंथली वीकली डेली आप ये सेट कर दीजिए तो वो क्या होता है आपका ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। कई बार व्हाट्सएप आपको क्रैश कर जाता है या जब आप
एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, पूरा पूरा व्हाट्सएप की हिस्ट्री सहित आता है। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, आप जब नए फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते तो पुराना कोई डेटा आता ही नहीं, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट क्या होते, चले जाते हैं। इसका नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। So should I read? सॉरी, Should I read the network security part? पढ़िए। So the protection required for network systems is much more extensive, as physical security measures are totally inadequate. It is also extremely difficult to know who, when, and how someone is accessing your data. In LANs, generally, there would be one server which holds the shareable data on network and services the requests of various nodes. The normal method is used is password identity for permitting access. The measures which can be adopted for additional security are: keep the servers away and allow limited physical access to them, run servers in the background mode, thus the server can be booked on for use in the network, but for direct use of the server, a separate password would be necessary. Some networks provide auditing facilities which can be used to advantage. Be aware that the network cables can be tapped, so try and shield or conceal them to prevent any access. If possible, use optical fiber. Use codes and ciphers in data communication. Remember, however, that this would impose considerable overheads on your resources. Use fiber optic cables for highly sensitive networks, as those are difficult to tap. However, here too, it may be possible to steal data through sensing the perturbations of the fiber itself. Prohibit the use of passwords embedded in communication access scripts. If this is unavoidable, use encryption for passwords. Sir, I have a question. What is this communication access scripts? Can you explain this one, please? Yes, what you have asked? So Any I was question? asking, Any question? sir, I was asking the meaning of this thing. Communication access scripts. Okay. There, it is given in the point, the last but one, no, uh, just yes, large, the 1, 2, 3. Okay, okay. So the last but one, that point it's given in there. Prohibit the use of passwords embedded in communication access scripts. Hmm. नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या था, कीप द सर्वर अवे एंड अलाउ लिमिटेड फिजिकल एक्सेस ऑफ देम, run servers in background mode, thus the server can be blocked on for use in network, but for direct use of the server a separate password would be necessary. कहने का मतलब जो कंपनी जो सर्वर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे जीमेल है, अमेजॉन है, या कोई भी कंपनी जो अपना सॉफ्टवेयर है तो उसमें वो नेचुरल क्या आता है, अपना सर्वर इंस्टॉल करती है। तो सर्वर के लिए क्या होता है, पहला तो ये कीप द सर्वर अवे एंड अलाउ लिमिटेड फिजिकल एक्सेस टू देम। देखा होगा आपने कंपनियों में जो सर्वर रूम होता है उसमें हर एक एम्प्लॉय नहीं जा सकता, केवल जो सर्वर रूम के जो ऑफिशियल्स होते हैं वही उसमें एंटर कर सकते हैं। रन सर्वर इन बैकग्राउंड मोड, सर्वर कैन बी बुक्ड ऑन और यूज इन नेटवर्क, बट डायरेक्ट यूज ऑफ सर्वर सेपरेट पासवर्ड। जब भी आप सर्वर यूज करो उसका एक सेपरेट पासवर्ड, जैसे आपने देखा होगा आपका जो पर्सनल पीसी होता है उसमें हम लोग, या मोबाइल फ़ोन होता है उसमें क्या होता है, स्क्रीन अनलॉक करने के लिए हम फ़ोन फेस रिकॉग्निशन या पासकोड डालते हैं, वही चीज़ कह रहा है। Be aware that the network cable can be tapped, so try to shield or coax
or conceal them to prevent easy access if possible with fiber ऑप्टिकल फाइबर। कहने का मतलब ये है कि जो जो सर्वर जिस केबल से कनेक्ट है, कई बार वो भी जो है ट्रैप की जा सकती है या उनको काट के नया कनेक्शन उसमें एस्टेब्लिश किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसमें जो डाटा होता है वो ऑप्टिकल फॉर्म में जाता है, इसलिए उसके जो है ट्रैप होने की चांसेस कम से कम होती है। यूज कोड एंड साइफर्स इन डेटा कम्युनिकेशन, रिमेंबर however that this would impose considerable overhead on your resource। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डेटा कम्युनिकेशन करो तो उनके बीच में साइफर्स का यूज करो। साइफर्स का मतलब होता है एक सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आई एम कमिंग, इसको मैंने कहा वन, तो मैंने ये डायरेक्ट नहीं कहा आई एम कमिंग, मैंने वन कहा। तो वन से केवल आप जो लोग उस साइफर्स का मतलब समझ गए, मीन वन का मतलब समझ गए, वो समझ जाएंगे कि वन का मतलब सर ने क्या बोला। तो जो आप पूछ रहे हो कि साइफर्स का मतलब क्या है, साइफर्स का मतलब ये है कि जब भी आप डाटा ट्रांसमिट करो तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफर करो, कंप्लीट डाटा मत ट्रांसफर करो। use of fiber optic cable, you know very well। Private the use of password embedded in communication access। जैसे कहने का मतलब ये कई बार हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे क्या होता है, हम अपनी डिटेल शेयर करते हैं कि भाई मेरा जीमेल जो है आप एक्सेस कर लो और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड ये लिख के आप भेजते हो। जब भी आप किसी नेटवर्क पे या चैट पे आप लिख के भेजते हो, जब भी आप किसी नेटवर्क में या चैट पे लिख के भेजते हो तो उसकी बैकअप फाइल्स बनती है। अब उसकी बैकअप फाइल्स बनने के बाद वो उस बैकअप फाइल को कौन एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, कोई नहीं जानता। तो उसका तरीका ये होता है कि जब भी आप पासवर्ड वगैरह अगर किसी को, मान लो आप अभी इस समय घर पे नहीं हो और आपकी वाइफ को जो है अर्जेंट आपका पासवर्ड चाहिए, तो क्या वो बैंक नेट बैंकिंग सपोज करनी है, तो नेट बैंकिंग के लिए आपको पासवर्ड बताना है, तो आप किसी व्हाट्सएप या चैटिंग मीडियम पे बताने की बजाय आप ये क्या, जैसे मान लो मेरा पासवर्ड है, सपोज कीजिए आपने पासवर्ड में अपना नाम नाम के 2 लेटर डाल रखे हैं प्लस अपनी डेट ऑफ बर्थ का खाली मंथ डाल रखा है, तो आप उसको पहले आप चैट पे मत लिख के भेजिए, प्लस अगर आपको कोई पासवर्ड बताना है तो आप फोन कॉल पे बताइए और पूरा पासवर्ड मत बताइए। आप पासवर्ड कैसे बताओगे कि पहले जो 2 कैरेक्टर है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर, डेट ऑफ बर्थ के ईयर के लास्ट 2 कैरेक्टर है। उसके बाद आप जो मेरे पासवर्ड के जो नेक्स्ट 2 कैरेक्टर है उसमें मेरे नाम के मिडिल के 2 कैरेक्टर है। इस तरह से आप पासवर्ड बताइए। तो इस तरह से अगर कोई आपकी कन्वर्सेशन को कोई टेप भी कर लेगा तो वो इतनी जल्दी उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले मान लो आपने ईयर की बर्थ ईयर के लास्ट 2 कैरेक्टर, तो पहले उससे अब आपका बर्थ ईयर जानना पड़ेगा, तब वो उसके लास्ट 2 कैरेक्टर निकालेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी पासवर्ड किसी के साथ शेयर करो अपने बहुत नियर एंड डियर के साथ, तो आप फिर कभी लिख के मत भेजो। अगर कॉल पे भी बता रहे हो तो डायरेक्ट पासवर्ड मत बताइए, आप उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में बताइए। समझिए ये जो कह रहा था। Yes, sir. उसके कंसीडर द यूज टू सी थारो डिवाइस ऑफ एन सिस्टम एक्सेस थ्रू नेटवर्क और थ्रू डायल अप। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम किस किस डिवाइस से कनेक्ट है और किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है, इसको भी चेक करते रहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग हॉट स्पॉट ऑन करते हैं, तो हॉट स्पॉट में क्या होता है कि उसमें जो है अगर आपने उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं बना रखा है तो आपका हॉट स्पॉट कोई भी यूज कर सकता है और उस हॉट स्पॉट को यूज करके कोई भी उसका मिस यूज कर सकता है। पासवर्ड सिक्योरिटी ये आपको पता ही है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर आपसे बस अब इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, जो मेन चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर दी। हाँ, उसके बाद है इंक्रिप्शन, तो पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। दूसरा स्टूडेंट पढ़ेगा। इवान डोरजी, आप पढ़ सकते हो? जी सर। क्या पढ़िए। Encryption ensures the confidentiality requirements of a system. Sensitive information must travel over the public channels, such as the internet,
can be defended by the encryption or secret codes. Information security relies heavily on encryption. The goal of encryption is to make it impossible for a hacker who obtains a ciphertext as it passes on the network to recover the original message. Encryption is the mutation of information in any form, text, video, or graphics, into a form readable only to the decryption key. A key is a very large number, usually a string of zeros and ones. There are two main kinds of encryption known today: symmetric encryption and asymmetric encryption systems. हम्म, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब मैं इसको आपको बताता हूँ। पेंट की स्क्रीन पे चलते हैं। दिख रही है पेंट की स्क्रीन? sir. दिख रही है? हेलो? Yes, Yes. sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
देखिए, इस फिगर में आपके बहुत सारे जो टर्म्स आ रहे हैं वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम यूजर का जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है, वो डेटा होता है जो यूजर सबमिट करता है। जैसे आपने आपने ने जो है लिखा, अपना यूजर ने पासवर्ड डाला, तो ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। आपने हेलो मैसेज लिखा, ये प्लेन टेक्स्ट है। डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन वो टेक्निक होती है जो इंक्रिप्शन के बाद जो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में, उसको वापस जो है प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे नीचे फिगर में मैंने दिखाया है कि कि एक यूजर है, उसने एक हेलो का मैसेज भेजा। जो हेलो का मैसेज है वो है ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद इंक्रिप्शन की टेक्निक लगाई। इंक्रिप्शन की टेक्निक में यहाँ जो एल्गो लगी है वो ये लगी है हेलो। अब आप अल्फाबेट में अगर आप एच की पोजीशन देखोगे ABCD की अल्फाबेट में, तो एच 8 नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ये भी 12 नंबर पे आएगा, और वो जो है 15 नंबर पे आता है। अल्फाबेट में टोटल A to Z 26 होते हैं एलिमेंट। तो उस तरह से हमने यहाँ पे इसका जो है हमने जो डाटा हेलो एक्चुअल में ना ट्रांसफर करके हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट की जो अलग अलग मैकेनिज्म होती है, अलग अलग एल्गो होती है। तो यहाँ जो हमने अपनी एल्गो लगाई है वो ये लगाई है कि जो जो लेटर है वो एक्चुअल, वो जो अल्फाबेट की जो लेटर है वो एक्चुअल अल्फाबेट ना जाके उनकी अल्फाबेट में जो पोजीशन बनती है वो हम नेटवर्क में ट्रेवल करेंगे। तो ये जो डाटा है ये आपका इंक्रिप्टेड होके जो इसे हम कहते हैं, जो आपका इंक्रिप्टेड जो ओरिजिनल डाटा या प्लेन टेक्स्ट जो है कन्वर्ट होता है इंक्रिप्शन के बाद, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। और यही जो साइफर टेक्स्ट है ये नेटवर्क में ट्रेवल करता है। जब डाटा एक जगह से हम दूसरी जगह भेजते हैं तो यही साइफर टेक्स्ट क्या होता है, नेटवर्क में ट्रेवल करता है। उसके बाद जिस जब ये डेस्टिनेशन एंड पे पहुंच जाता है, अब मान लो आप मेरे से कह रहे हो हेलो, आप कहना चाहते हो, तो मैं तो तभी समझूंगा ना जब आप मुझे हेलो ही कहोगे। तो अब ये क्या होता है, डिक्रिप्शन में वो टेक्निक होती है जो इंक्रिप्शन में जिस एल्गो से आप उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसी का जस्ट रिवर्स कर देते हैं। अब जैसे यहाँ 8 है तो 8 अल्फाबेट में 8 की जगह पे क्या आता है, एच आता है। 5 की जगह क्या आता है, ई आता है। 12 की जगह पे क्या आता है, एल आता है। तो हमने वापस उसको कर दिया, हमारा प्लेन टेक्स्ट आ गया। तो ये एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक है। और जब हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की दोनों टेक्निक को जो कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खाली इंक्रिप्शन होगा या खाली डिक्रिप्शन होगा। हमेशा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन साथ साथ होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंक्रिप्ट हो गया तो डिक्रिप्शन नहीं होगा। इसी टेक्निक को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी जो एक कंप्लीट टेक्निक मैकेनिज्म होती है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। अब बेसिकली ये हम काम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो नेटवर्क में सिक्योर ट्रेवल हो। तो आई होप कि ये जो पॉइंट से जो साइफर टेक्स्ट आ रहा था, प्लेन टेक्स्ट आ रहा था, अब आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो, बोलता ही नहीं। वे है कि सब लॉगिन करके चले गए हैं? Yes, sir, sir, I'm Yes, there. sir. तो आ गया ये समझ में क्या क्या हेलो। मैंने? हाँ हेलो। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अब इसमें चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें दो तरह का इंक्रिप्शन होता है। पहला होता है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और दूसरा होता है एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। पहले सिमेट्रिक की समझ लेते हैं। जैसा नाम से पता लग रहा है कि सिमेट्रिक
सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसा एक तरफ किया है वैसा ही दूसरी तरफ होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने हेलो का एग्जाम्पल लिया था, तो हेलो में क्या किया था हमने, ABCD में एच जो है 8 नंबर पे आया था, ई जिस नंबर पे आया था वो रखा, उसके बाद जो नंबर आया था उसको अगेन हेलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने, जस्ट रिवर्स प्रोसेस लगाया था, 8 की जगह पे एच रख दिया, ई की जगह पे जो आया वो रख दिया। तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है जिस एल्गोरिथम का यूज करके आप ने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक उसी एल्गोरिथम का रिवर्स यूज करके आप साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मतलब मैंने आपको पूरा बता दिया है। हाँ, सुखविंद्र क्या नाम था, सुखवीर था क्या नाम था, सुखपाल पढ़िए, जो मैंने हाईलाइट किया इस लाइन को पढ़िए। Sir, reading. Symmetric encryption system, also known as secret or private key encryption system, conventional encryption, single key encryption were the only type of encryption in use prior to development of asymmetric key encryption systems. These types of systems rely on generating a common key called secret key for both encryption and decryption. In such a system, both the parties, that is, the transmitter and the receiver, must trust each other and preserve a copy of the secret key to encrypt and decrypt the messages. They also must ensure that the key is not leaked or overhead in transmission, such as local phones, etc. Anyone having access to the key may misuse it for encrypting or decrypting the secret messages. हाँ, मतलब वही है, देखिए सीक्रेट सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी कहते हैं इसका, या कन्वेंशनल इंक्रिप्शन भी कहते हैं, या सिंगल की इंक्रिप्शन, इसके ये 4 नाम है, सिमेट्रिक की, प्राइवेट की इंक्रिप्शन, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, या सिंगल की इंक्रिप्शन। हालांकि ये जो मैकेनिज्म है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ये उतनी सिक्योर नहीं है जितनी एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन होती है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर किसी को ये पता लग गया कि ये कि इंक्रिप्शन में क्या एल्गोरिथम यूज हो रही है, तो डिक्रिप्शन सेम उसी एल्गोरिथम के रिवर्स से पता लग जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया हेलो था, उसमें मैंने अल्फाबेट की पोजीशन रखी, तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फाबेट की पोजीशन की जगह पे उसी अल्फाबेट को रख देंगे तो हमें क्या है एक्चुअल मैसेज मिल जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये चीज इन्होंने लिखी भी है, देखिए। These type of system rely on generating a common key called secret key for both encryption and decryption. Common key होती है जो encryption और decryption दोनों के लिए काम करती है। In such a system, both the parties, that is transmitter and receiver, बल्कि यहाँ sender और receiver लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, must trust each other and preserve a copy of secret key to encrypt and decrypt. अब होता है इसमें क्या है, जैसे मान लो A है, A ने कहा कि जो मैसेज आएगा उसको जो है आप वहाँ पे जो वर्ड्स दिखे, जो नंबर दिखेंगे उसकी जगह पे आप अल्फाबेट रख दीजिएगा। अब बी ने जो है वो जो एल्गोरिथम थी, या वो जो कहते हैं जिसको वो फार्मूला था, जैसे मिस्टर इंडिया में फार्मूला जो घड़ी से हाइड होने वाला था, वो फार्मूला ही पे तो पूरी पिक्चर बनी है। तो इसी तरह से वो जो फार्मूला था बी ने वो लीक कर दिया, वो किसी और को पता लग गया, तो अब क्या हुआ, सारी मैकेनिज्म फेल हो जाएगी, क्योंकि अब वो फार्मूला पता लग गया, तो आपने जो इंक्रिप्ट करके भी मैसेज भेजा था वो क्या होगा, एक्चुअल मैसेज पता लग जाएगा। तो ये सब अब इन्होंने देखो एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल वही चीज जो है, जैसे इन्होंने कहा है कि एक वर्ड लिया है मीट टुडे, तो मीट टुडे को इन्होंने क्या किया, ये देखिए प्लेन जो मैंने आपको दिया था प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को मीट टुडे से दिखाया है। नीचे इन्होंने ऊपर उन्होंने अल्फाबेट की पोजीशन को दिखा रखा है कि ये आपकी अल्फाबेट की पोजीशन है, ए से लेकर जेड तक है, और इसमें ये 26 है। अब देखो मीट टुडे को इन्होंने कन्वर्ट किया, देखिए एम की पोजीशन क्या है 13, ई की पोजीशन क्या है 5, टी की पोजीशन क्या है 2, टी की पोजीशन 2, डी। अब देखो इन्होंने इसी को कन्वर्ट किया, और अब की बार इन्होंने क्या किया, जितने भी कैरेक्टर थे जितने भी कैरेक्टर थे उसमें जो है +3
+3 की पोजीशन ऐड कर दी, जैसे m है, m के बाद +3 कर दीजिए। इसमें अलग अलग एल्गो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा जो ओरिजिनल मैसेज जा रहा है वो ओरिजिनल ना जाके उसमें +3 की पोजीशन ऐड कर दीजिए। तो m के बाद +3 क्या करोगे, m के बाद 3 कैरेक्टर आगे बढ़ जाओ, NOP, तो देखिए पहला लेटर आ गया P, m की जगह देखो ये जो है प्लेन टेक्स्ट था मीट टुडे, ये चाइपर टेक्स्ट क्या आ गया, PHWWRGDW, तो m में 3 जोड़ा तो P आ गया। इसी तरह E में 3 जोड़ा तो क्या आ गया, H आ गया, तो HS, T में 3 जोड़ा तो क्या आ गया, V आ गया, सॉरी W आ गया, O में 3 जोड़े तो क्या आ गया, R आ गया, D में 3 जोड़ा तो क्या आ गया, D आ गया, ए में 3 जोड़ा तो क्या आ गया, डी आ गया, और वाई में 3 जोड़ा तो अब कहोगे वाई में 3 जोड़ा तो क्या है, जब वाई के बाद आपने 3 जोड़ा तो जेड पे एक और उसके बाद फिर वो अगेन स्टार्टिंग पे आएगा, तो जेड पे एक और फिर ए बी, तो इसलिए यहाँ बी लिखा। तो अब आपका जो मीट टुडे है इसका इस प्लेन टेक्स्ट का चाइपर टेक्स्ट क्या बन गया, ये हो गया। अब अगेन जो है जब ये वापस जाएगा तो क्या होगा, अगेन जो है इसको उसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने यही फिगर से समझाया, प्लेन टेक्स्ट यूजर ने भेजा, इसको इंक्रिप्ट किया, ट्रांसमिटेड चाइफर टेक्स्ट, और चाइफर टेक्स्ट के बाद डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई। जिस एल्गोरिथम, देखिए यहाँ पे की दोनों सेम है, जिस एल्गोरिथम से जो है उसने इंक्रिप्ट किया था उसी एल्गोरिथम का यूज करके यूजर बी ने क्या किया, डिक्रिप्ट कर दिया और प्लेन टेक्स्ट आ गया। जो मैंने फिगर आपको पेज पे दिखाया था वही सेम फिगर यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। हुआ? यस सर। अब जो है एसिमेट्रिक की में क्या होगा वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसको आप पढ़ लेना। एसिमेट्रिक की में क्या होगा, जिस की से आपने इंक्रिप्ट किया होगा वो की से डिक्रिप्ट नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ देखिए यूजर ए है, तो यूजर ए जो है यहाँ पे ये इन्होंने गलत लिखा है, बी पब्लिक की नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बी पब्लिक की, तो बी की पब्लिक की से क्या करेगा, ये इसको इंक्रिप्ट करेगा और फिर उसकी प्राइवेट की होगी उससे डिक्रिप्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो इसीलिए उसका नाम एसिमेट्रिक की है, क्योंकि दोनों की सेम नहीं होती। जिस की से आपने इंक्रिप्ट किया है उसी की से आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम एसिमेट्रिक पड़ा है। और ये ज़्यादा सिक्योरिटी, अगर आपका एक बार आप डिक्रिप्ट करने का फार्मूला जो है लीक भी हो जाएगा, डिकोड भी हो जाएगा, तो भी आप, सॉरी इंक्रिप्ट करने का फार्मूला अगर आपका डिकोड भी हो जाएगा तो भी आपका जो मैसेज है वो सिक्योर रहेगा। ये इन्होंने इसमें बताया है। अटेंडेंस ले लेते हैं। आज कौन कौन प्रेजेंट है, नाम बताते जाइए। So, Anubhav Singh Roy. सुपाल कौर, सौरभ कुमार मंडल, एक मिनट, मनमोहन सिंह राय हो गया, सुपाल कौर, पाल कौर हो गई, सौरभ कुमार मंडल, आइवन दोरजी लेप्चा।
सुखपाल गौर हो गए, अनुभव सुखपाल, उसके बाद लेप्चा, सौरभ शिवांश कुमार ज्योति मंडल। लेप्चा हो गए, और Harshita Kumar. ये एचके से तुम्ही ने कितने हर्षिता नहीं कर रखा था एचके से? Yes, sir. अब तो Harshita आपकी Kumar. माइक बिल्कुल सही काम कर रहा है, अटेंडेंस जब बताना Sir, हो। sir, I changed my mic. नहीं, हर बार यही मैं सुनता हूँ, जब भी आपको कुछ क्वेरी पूछो तो आपका माइक काम नहीं करता, जब अटेंडेंस होता है No, तो sir. ठीक ही काम करता है। I started replying in the previous hour. Okay, next time I will, I don't need such type of excuse. Yes, sir. क्या स्पेलिंग है नाम की? HAR HAR SHI SHI, TA. आपका नाम लिस्ट में हमारे पास है नहीं। HAR SHI TA. लिस्ट में नहीं है। But sir, I am a part of this course. I have also yesterday I have dropped the message to the study center. आपका अभी they will add the name, but right now there is no name in attendance sheet. Okay, sir. हाँ, उसके अलावा और कोई? सबकी लग गई अटेंडेंस? सर राजेंद्र कुमार शर्मा। राजेंद्र और एसके पुनीत। राजेंद्र कुमार शर्मा, ठीक है, राजेंद्र की लग गई, एसके पुनीत लग गई। एनीवन एल्स? राजेंद्र, ओके, ठीक है, सबकी लग गई। तो इसको आप कॉपी करिएगा, मैंने काफी आपको ओवरव्यू दिया है। You can also check some websites. One is tutorial. ये एक अच्छी वेबसाइट है, इस पे अच्छे मैटर दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। tutorialspoint.com, tutorialspoint.com. This is a good one website for student. The matter is concise, precise, and easy to understand. Okay, now today class is over. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.